हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी सीरीज को और आगे बढ़ाएं। कौन सी सीरीज? डिराइव द मार्क्स, जो कि आपको पता है किसके लिए है? यूर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, तो आज हम डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज की वजह से और गॉस थ्योरम की मदद से। ठीक है, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, आइए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज बट विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो पहले अपन ये समझते हैं कि लाइन चार्ज क्या होता है। एक्चुअली में बेटा क्या होता है, जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो लीनियर फैशन में, एक लाइन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या लाइन चार्ज बोलते हैं। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज को फैला दिया एक लाइन में ऐसे, इस प्रकार से, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए हम एक चीज की मदद लेते हैं जिसे हम बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमडा। एक्चुअली में जो लेमडा है ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है? ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है बेटे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ। यानी कि लेमडा का सिग्निफिकेंस ये है कि लेमडा का मैं जिस भी लेंथ में मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को उस लेंथ में चार्ज मिल जाए। ठीक है, समझते हैं बात। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी लेमडा की? कूलम पर मीटर। अब मान लो मेरे को एक लीनियर चार्ज दे रखा है, ना तो मेरे को उसकी लेंथ पता है, ना तो मेरे को पता है कि इसमें कितना चार्ज है। मेरे को तो क्या दे रखा है? सिर्फ इसका लेमडा। क्या दे रखा है? लेमडा। फॉर एग्जांपल मान लो दे रखा है 4 कूलम पर मीटर। हमको एक लाइन चार्ज दे दिया और बोला कि इसका लेमडा कितना है? 4 कूलम पर मीटर। और बोला कि बताओ कि अगर एक पर्टिकुलर लेंथ ले ली जाए, मान लो 5 मीटर की लेंथ। कितनी? 5 मीटर की लेंथ। तो इस 5 मीटर की लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। हम क्या बोलेंगे कि इस 5 मीटर की लेंथ में जो चार्ज होगा ना, वो क्या होगा? लेमडा इंटू लेंथ। लेमडा मतलब 4 और कितनी लेंथ है ये? 5 मीटर। तो कितना चार्ज होगा? 20 कूलम। इतनी लेंथ में कितना चार्ज है? 20 कूलम। समझ में आया लेमडा का सिग्निफिकेंस? तो लेमडा इज बेसिकली व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम हमारे केस में यूनिफॉर्म मानते हैं। ठीक है, आगे हो सकता है वेरिएबल भी हो जाए। अभी के लिए यूनिफॉर्म है, हर जगह लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, सेम है। क्लियर? आइए अब हम ये समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो फैला हुआ है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वही हम निकालना चाहते हैं। किसकी मदद से? गॉस लॉ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यार क्या है बेटा? हमारे पास है ऐसा पॉजिटिव चार्ज और हमको किसी ने बोला कि बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज से, इसको थोड़ा ढंग से बना लें अपन, अच्छे से बना लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटे? पॉजिटिव चार्ज ऐसे। और हमें किसी ने बोला कि बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो हम बोलेंगे, बताते हैं। कैसे बताते हैं? गॉस थ्योरम की मदद से बताते हैं। आपको सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते हैं, एक ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस जिस सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस कितनी है? r। इसे ही हम बोलेंगे हमारी कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। क्योंकि अगर हमको गॉस लॉ लगाना है तो हमको उसके लिए क्लोज्ड सरफेस चाहिएगी। तो वो क्लोज्ड सरफेस हमने एक सिलेंडर के रूप में ली है। ओके बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं, एक टॉप सरफेस,
जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं 1 से, एक कर्व्ड सरफेस जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं काय से 2 से, और एक बॉटम सरफेस जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं काय से बेटे 3 से। ओके, अब आप मुझे बताओ, मान लो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से एरिया ds में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ds भी तो ऐसा ही है। अरे सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी और ds भी ऐसा, यानी कि E और ds के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर ds तो ऐसा है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो यहां पर एंगल कितना हुआ, यहां पर एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। अगर यहां पर मैं छोटा सा एरिया लूं नीचे की तरफ ds और इलेक्ट्रिक फील्ड लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन चार्ज से दूर होगी ऐसे, तो यहां पर भी एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सिलेंडर की टॉप मोस्ट सरफेस और सिलेंडर की बॉटम मोस्ट सरफेस से कोई फ्लक्स पास होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो क्या होता है, अगर मैं लिखूं फ्लक्स को, तो फ्लक्स फॉर फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा E डॉट ds, किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए। अब फर्स्ट सरफेस पर तो जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऊपर वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या आएगा 0। ओके, अगर मैं बात करूं बॉटम वाली सरफेस की, मतलब थर्ड सरफेस की, तो थर्ड सरफेस के लिए भी E डॉट ds का वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि थर्ड सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वहां पर भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो इस सेकेंड सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस से हो रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं फाइनेट नेट फ्लक्स, तो वो क्या होगा φ1 फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, बट फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस इज 0 एंड फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज ऑल्सो 0। अरे बोलो बेटा, इसका मतलब कि जो नेट फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स होगा फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस। अरे बोल यार बेटा, समझ में आई बात। इसका मतलब अगर हम इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लें तो वही इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा। तो आइए इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू ही बात करते हैं अपन, टॉप की और बॉटम की बात तो हो गई, फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा है वहां से, तो हम किसकी बात करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस की। आइए, तो हमने ये देख लिया कि ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0, यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो नेट फ्लक्स है इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए वो होगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, वो होगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली के लिए क्या है बेटे 0। क्लियर। अब अगर मैं कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इस कर्व्ड सरफेस की जो रेडियस है, यानी कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो कितनी ली अपन ने r, और मान लो इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है l, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज l। तो इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds फॉर कंप्लीट कर्व्ड सरफेस। सही है बेटा, बोलो, यही डेफिनेशन होती है ना फ्लक्स की। तो अब E डॉट ds मतलब E ds cos थीटा। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों क्या हैं इस छोटे से एरिया में। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और ds भी ऐसा है, ds वेक्टर एंड E बोथ आर पैरेलल, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 0। यानी कि अगर आप इस पूरे के पूरे, अगर आप इस कर्व्ड सरफेस की बात करो तो इस कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर E और ds क्या है पैरेलल, दैट मींस एंगल इज 0 फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस।
That means we can write net flux is equal to integration of E ds cos 0 for the complete curved surface. All right बेटा, cos 0 तो हमको पता है 1 होता है, तो फाइनेट कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस फॉर दिस कर्व्ड सरफेस। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के हर पॉइंट पर सेम होगी? डायरेक्शन अलग अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर की सरफेस पर जो भी पॉइंट है कर्व्ड सरफेस पर, वो लाइन चार्ज से सेम दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है। चाहे पॉइंट यहां का हो, 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 सबकी इस लाइन चार्ज से दूरी आर के बराबर है। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी कैन टेक इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? इस ई को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस, बिकॉज एवरी पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो आइए इस ई को निकालने बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस फॉर अवर कर्व्ड सरफेस। ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएस फॉर कर्व्ड सरफेस, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस का पूरा एरिया। डीएस का इंटीग्रेशन मतलब कर्व्ड सरफेस के छोटे 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 जितने भी एरियाज हैं हमने सबको जोड़ दिया। तो जितने भी छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे आप कर्व्ड सरफेस पर, तो क्या आपको पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, और वो होगा 2 पाई आर एल। याद करो 10th क्लास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एल। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि जो नेट फ्लक्स होगा, क्या चीज? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ अवर सिलेंडर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ अवर सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ऑल राइट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऑल राइट, अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम बोलती है बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, गॉस थ्योरम बोलती है कि नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहां से लेकर तो यहां तक, वो चार्ज कितना होगा? ये पूरा चार्ज कितना होगा? ये हमारा सिलेंडर, और ये है सिलेंडर के अंदर मौजूद चार्ज। बाहर भी चार्ज है लेकिन हमको किससे मतलब है? हमको अंदर वाले चार्ज से मतलब है। तो ध्यान से देखो, ये अंदर वाले चार्ज की जो लेंथ है वो क्या एल होगी? सिलेंडर की लेंथ के बराबर। तो अगर मैं इस एल का मल्टीप्लाई लेमडा में कर दूं, जिस लेंथ का मल्टीप्लाई लेमडा में करते हैं उस लेंथ में चार्ज मिलता है, तो इस लेंथ में कितना चार्ज होगा? यानी कि क्यू इन कितना होगा? लेमडा इंटू एल। अरे सही बात है, दिस क्यू इन विल बी लेमडा इंटू एल। लेमडा का मल्टीप्लाई एल में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? क्यू इन। तो आइए, क्यू इनसाइड कितना मिल गया हमको? हमको मिल गया क्यू इनसाइड लेमडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहां से हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों फ्लक्स को डिनोट कर रही है, तो हमको क्या मिलेगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 वाली इक्वेशन क्या थी? याद करो, 1 वाली इक्वेशन थी E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी? याद करो, सेकंड वाली थी लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? एल एंड एल विल गेट कैंसिल आउट। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी? लेमडा अपॉन में 2 पाई आर विल कम हियर, 2 पाई आर विल कम हियर। ऑल राइट, तो लेमडा अपॉन में 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? ये हमने वैल्यू निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट लाइन। तो ये जो डेरिवेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और r क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गॉस थ्योरम की हमने मदद ली और एक लाइन चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कितनी? 2k लैम्डा बाय r। 2k लैम्डा बाय r क्यों? क्योंकि k होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या नाम दे दे? k। तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा बाय r, और हम लिख सकते हैं यहां पर k क्या है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। ऑलराइट, तो ये गॉस थ्योरम का हमने यूज किया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी। इसी प्रकार से गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगले एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। आप ढंग से नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।